तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का होगा, और इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो 9th क्लास का थर्ड चैप्टर है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है। ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो गरीब लोग या जो भी पुअर लोग, जो हम बात करते हैं उनको कौन है वो, जब और जो गरीब होते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको फेस करना पड़ता है। ठीक है। या भारत में जो गरीब लोग हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये गरीब है और ये गरीब नहीं है। ठीक है ना। कुछ पैरामीटर्स हमने बना रखे हैं जिनके जैसे हम इनकम और कंजप्शन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये अगर इतने इनकम इनकी कम है, इससे कम है तो वो गरीब में आएगा, इससे ऊपर है तो गरीब में आएगा। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, ये सारी चीजें समझनी है। और सबसे बड़ी ये समझना है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि क्या क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और चीजें लाई हैं जिनके माध्यम से या कह लो जिनके मीडियम से क्या है लोगों की या देश की गरीबी को कम करने का प्रयास किया जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी देश हैं उन देश का एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि वो अपने देश में गरीबी को कम कर सके, पॉवर्टी को कम कर सके। सबसे बड़ा उद्देश्य हर एक सरकार का सबसे बड़ा एम यही होता है सरकार। और उस एम को अचीव करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम वो लाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि जब भारत में हमारे यहाँ की गरीबी है और जब 2011-12 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, तो लगभग हमारे यहाँ 22% लोग क्या है गरीब हैं पूरी टोटल पॉपुलेशन का। और अगर हम काउंटिंग में बात करें, नंबर में बात करें, तो लगभग 27 करोड़ लोग, 27 करोड़ लोग जो है 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या है गरीब हैं। अब इतने लोग गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, तो इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करना या गरीब इस सेक्शन से बाहर करना, कि क्या है सरकार का उद्देश्य हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब इसके लिए सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने काफी सारे प्रोग्राम पॉलिसी चलाई। जैसे एक सबसे बड़ा प्रोग्राम तो ये चल रहा है पीडीए जो सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत मिनिमम प्राइस पर क्या कर रही है, लोगों को क्या कर रही है, फूड दे रही है ना। जैसे चावल है, गेहूं है या राइस और व्हीट जिसकी बात कर सकते हो, है ना। पर मंथ क्या है एक व्यक्ति को क्या 5 केजी अनाज दे रही है। ठीक है। जिसमें बीपीएल कार्ड होता है, आपने सुना होगा, है ना। अंत्योदय योजना है जो 2000 में लेकर आई थी गवर्नमेंट, उसमें क्या किया जाता है कि पर फैमिली 35 केजी क्या है, अब उसको क्या राशन दिया जा रहा है। तो ये क्या है। और जो लोग हैं गरीब जो हैं जिनको हेल्थ की दिक्कत हो रही है, तो उनको हेल्थ को सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड योजना लेकर आए। आयुष्मान कार्ड क्या है, उसमें क्या कह पर फैमिली 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, बीमा दिया जा रहा है कि अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपको इलाज कराना है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में, देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर क्या है उस कार्ड के थ्रू आप 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। ये किसके लिए किया जा रहा है, कहीं मुकेश अंबानी के लिए किया जा रहा है, टाटा के लिए किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, जो पुअर सेक्शन है, जो गरीब लोग, उनके लिए क्या कर रही है सरकार, ये सारी चीजें कर रही है। तो हमें इस चैप्टर में यही सारी चीजें समझना है। एक तो गरीब कौन है, कैसे डिसाइड करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और किस आधार पर, किस बेस पर हम कहते हैं कि वो गरीब है। दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमारे देश के लोगों को गरीबी रेखा, जो भी गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से या पॉवर्टी लाइन से ऊपर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं या एफर्ट कर रहे हैं। बात है क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमें समझ ली। अब सबसे पहले जब हम ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉवर्टी क्या होती है, यानी गरीबी क्या होती है। तो ये समझो पॉवर्टी का मतलब क्या है। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति रिच है, अमीर है, तो क्यों रिच उसको हम कह रहे हैं, क्योंकि जो देश के जो रिसोर्सेस है, जिन रिसोर्सेस के माध्यम से वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, तो उसके पास, जिसके पास ये सारे रिसोर्सेज होंगे वो कौन हो जाएगा, रिच। और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं, अब रिसोर्स में क्या है, तो जिसके पास अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मान लो रोटी नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है, घर नहीं है, आप कह सकते हो, ठीक है, खाना नहीं है, घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ठीक है, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। और आज गरीबी का मतलब ऐसा नहीं है, पहले जैसे कहा जाता था कि गरीबी का मतलब रोटी कपड़ा मकान जिनके पास में वो गरीब है। आज गरीबी की डेफिनेशन बहुत आगे चली जा चुकी है, आज पॉवर्टी की डेफिनेशन बहुत आगे गई है।
आज गरीब उनको भी माना जाता है जिनके पास भले ही खाना हो, भले ही अच्छा हेल्थ अफोर्ड कर पा रहे हो और भले ही वो अच्छे घर में रह रहे हो, लेकिन अगर उनको हेल्थ तक उनकी पहुंच नहीं है, रीच नहीं है, उनको अच्छा अस्पताल में उनका अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है, स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल रहा है, मतलब एकदम प्योरीफाइड जो एनवायरनमेंट वो नहीं मिल रहा है, और ये सारी चीजें, इन सबको भी क्या है आप पॉवर्टी में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर बात? तो ये बात समझ में आ गई कि गरीबी का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, क्लियर बात? तो यहां पर देखो, पॉवर्टी refers to a situation in which a person is not able to get the minimum basic, जो कि बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम बात करें फूड की, है ना, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एग्जांपल जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर etc फॉर हिज और हर सस्टेंस। तो जो ये चीजों को, इसके अलावा आज मैंने बताया कि आज इसके साथ और भी चीजें जुड़ चुकी हैं, एजुकेशन भी आ चुका है आज, ठीक है ना, ध्यान समझना, इसके साथ हेल्थ भी आ चुका है, ठीक है। इसके साथ अगर हम हेल्थ के साथ और बात करें तो क्लीन एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, और फ्रेश वाटर भी हो गया, क्लीन वाटर कह लो, फ्रेश नहीं, क्लीन वाटर। क्योंकि आज भी दुनिया के, भारत में अगर हम बात करें तो कहीं पर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको सही शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। तो अब जो पॉवर्टी है बहुत आगे जा चुकी है, समझ में आ रही बात है? मैं आपको बता दूं, अमेरिका में उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, समझो, जिस भी व्यक्ति के पास 4 व्हीलर नहीं है वो गरीब अमेरिका। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है लेकिन वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ 4 व्हीलर को क्या माना जाता है, लग्जरियस, यानी अगर जिसके पास 4 व्हीलर है तो उसके पास क्या है, वो एक लग्जरी लाइफ को जी रहा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात ये? तो एक तो ये अलग डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि वहां का डेवलपमेंट का कुछ अलग पैरामीटर हो चुका है, यहाँ कुछ और है, अभी हम लोग इतने डेवलप नहीं हो, बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, ये बात समझ, क्लियर बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे बढ़े, अब समझते हैं। देखो पॉवर्टी इन इंडिया की बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि जब भारत में पॉवर्टी की बात करते हैं तो भारत में अभी भी अगर हम बात करें तो 2011-12 के अकॉर्डिंग, ध्यान सुनना, जो चीजें पहले मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, फिर बाद में यहाँ पढ़ा दूंगा। 2011 एंड 2012 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 22% लोग कौन है, करीब टोटल पॉपुलेशन 22%, ठीक। और अगर हम बात करें ये नंबर कितना है तो लगभग 22 मिलियन लोग, यानी अगर हम इसको बात करें तो लगभग 220 करोड़ लोग के जो लोग हैं, क्या लगभग क्या है, सॉरी 22 करोड़ लोग, मिलियन नहीं, ठीक है, सॉरी करोड़ लोग, 22 करोड़, तो 22 करोड़, ठीक है, कि आसपास लोग क्या है, गरीब, क्लियर बात है? तो ये क्या है हमारे, देखो यहाँ पर every 5th Indian is poor, लेटेस्ट डाटा ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का है, याद रखना। अब वर्ल्ड बैंक क्या है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1944 और 45 के अराउंड स्टैब्लिश हुई थी। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के जो कंट्री या दुनिया के जो देश थे उस युद्ध में जो शामिल हुए थे, वो उनके यहाँ क्या हुआ था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी इकोनॉमी सब कुछ एकदम डूब चुकी थी, एकदम तहस नहस हो गई। उसको रिवाइव करने के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी बनानी जरूरी थी जो इनको क्या है, इनको पैसा दे सके, इनको, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक बनाई गई थी 1944-45 के, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, तो काफी लोग हैं, अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा लोग हैं। अब देखो हाउ लेटेस्ट रिपोर्ट सजेशन दैट इंडिया is no longer a nation having largest number of poor people in the world, क्लियर बात है? तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इस तरीके से देखा जाए पुअर लोग हैं, ठीक है।
नाइजीरिया ओवरटुक इंडिया एज द कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पुअर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर। नाइजीरिया कौन सा देश है? तो ये अफ्रीका का देश है, ठीक है, क्लियर बात। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। मैं आपको बता दूं चाइना, चाइना को हम कहते हैं चाइना, चाइना के क्या हुआ प्रॉब्लम, ठीक। चाइना में आपको पता है कितने, जो पॉवर्टी कितने लोग करीब कितना परसेंट है? कितना कम? 5%, 0.कुछ%। पता है कितना परसेंट? 0.2%। आप समझ सकते हो? समझ रहे हो? तो हम अगर देखा जाए 100 गुना हमारे गरीब लोग हैं हमारे, ठीक है, बात समझ आ रही है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब आप देखो टू मेजर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को क्या है दो तरीके से, एक तो पॉवर्टी को कैसे देखा जाता है मैं आपको बता, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना, उन्होंने शुरुआत में पॉवर्टी को उनको अगर जानने के लिए या उसकी गणना करने के लिए उसके लिए क्या क्या दो पैरामीटर बनाए, कौन कौन से? एक तो इनकम और दूसरा कंजप्शन लेवल। कितनी इनकम बनाई, इनकम एक तो लेवल बनाया गया, दूसरा कंजप्शन यानी कैलोरी, कितने कंजप्शन कैलोरी कौन इंटैक्ट करेगा तो उसको गरीबी रेखा से हम ऊपर रखेंगे, और अगर उसके नीचे कैलोरी अगर उसकी जा रही है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे। तो इसको क्या है एक, और ये ऐसा नहीं कि भारत में ही, ये दुनिया के अन्य देशों में भी अपनाया जाए, लेकिन आज मैंने बताया कि आज क्या है इनके अलावा भी और बहुत सारे पैरामीटर कैसे जुड़ चुके हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, एनवायरमेंट क्लीन, ये सारी चीजें भी आज क्या है किसी भी देश की गरीबी रेखा या कैलोरी पॉवर्टी को नापने का या उसको जानने का क्या है एरिया बन चुका है, क्राइटेरिया बन चुका है। बात तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो अर्बन पॉवर्टी की बात करेंगे सबसे पहले और फिर रूरल पॉवर्टी की, ठीक है, फिर हम एक बात बताएंगे कि यहाँ पर फिर जो चीजें, ठीक है। अब देखो हम अर्बन पॉवर्टी की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर ये समझना है कि जो शहर है, जो नगर है, उन नगरों में कौन लोग ऐसे हैं जो गरीब आपको दिखते हैं। आप लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में जब रहते हैं तो हम आज जब जा रहे होते हैं तो हमें कौन लोग ऐसे दिखते हैं कि जो गरीब, हमें लगता है देखकर ये गरीब होंगे, कुछ आइडिया? चलो वो तो मान लो बेगर्स हो गए, भिखारी, बिल्कुल सही, चलो मान लिया बेगर्स हो गए। और तो कोई छोटी मोटी दुकान करते हैं, बिल्कुल है, जिनका खुद का पक्का घर नहीं होता, झोपड़ी में रहते हैं, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, स्लम्स में रहने वाले लोग, मान लो तरीके से एक तरीके से करें ना कि जो रिक्शा पुलिंग वाले हैं, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो, वो लोग हो गए, बेगर्स हैं, मोची, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये यही लोग है ना गरीब, ठीक है, इनके सामने क्या चैलेंज है, ठीक है। तो अर्बन एरिया में आपको ये लोग दिख जाएंगे, तो देखो they do not have physical assets and generally live in slums, ये लोग क्या है स्लम्स में। अब फिजिकल एसेट का मतलब समझो क्या है, किसे कहेंगे फिजिकल एसेट? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग स्लम्स में, मतलब जैसे धारावाही स्लम्स है जो मुंबई में है, बहुत फेमस है, ठीक है ना, धारावाही। तो आप समझ रहे हो ये फिजिकल एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे जिनके पास लैंड ना हो या गोल्ड ना हो, ये सब फिजिकल एसेट होते हैं ना व्यक्ति के। अभी जैसे हमारे मम्मी लोग जो हैं उनके पास गोल्ड बहुत सारा होता है ना भाई, औरतों के पास गोल्ड बहुत होता है, अब उनके पास गोल्ड है, तो अब कभी ऐसा समय आया कि जब समय बहुत खराब चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, फैमिली का, ये सारी चीजें खराब हो, तो अब वो गोल्ड उस समय क्या है काम आ जाता है, उसको गिरवी रख दिया, बेच दिया, उससे अपना जीविका चल रहा है, ठीक है, एसेट। ऐसी कोई हमने जमीन खरीद ली, जमीन को फिर वो भी क्या हमारे एसेट है, हमारा कोई घर है बड़ा सा, ठीक है, तो ये सब क्या है एसेट है, बाइक है, फोर व्हीलर कोई भी कार है, वो सब क्या है एसेट है हमारे। जब भी कभी दिन खराब चलते हैं या चीजें नहीं हमारे अकॉर्डिंग हो रही है, तो हमारे पास पैसा नहीं है या लाइफ को सर्वाइव करना कठिन हो रहा, तो भाई उनको बेच सकते हैं, बेचकर हम अपना सर्वाइवल चला सकते हैं। तो इनके पास क्या है, कोई भी फिजिकल इस तरीके एसेट नहीं। जैसे आप लोग क्या, आप लोग या हम, अगर हम बात करें हमारे देश के जो भी युवा लोग हैं, वो हमारे देश का क्या है एसेट है, परिसंपत्तियां हैं,
अगर आप जितने हेल्दी होगे, जितने एजुकेटेड होगे, ठीक है ना, देश के लिए आप उतना अच्छा कर पाओगे। देश के लिए, और जो सिटीजन है अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो देश का विकास हो रहा है, तो वो लोग क्या है, अब हम लोग क्या हो जाएंगे इससे, देश के एसेट हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक। तो देखो, रिक्शा पुलर, क्लोवर, ठीक है, कोबलर, हाउकर, रेट पिकर, डेली वेजेस लेबर, ये सब कौन होते हैं? ये सब आपको अर्बन जो है एरिया में आपको क्या है, गरीब लोग दिखते हैं। अब जो रूरल है, यानी इसकी बात करें गांव में, गांव में कौन लोग होते हैं गरीब? तो वो लोग होते हैं सबसे ज्यादा जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंड है। और मैं आपको बता दूं, भारत में गांव में अगर चले जाओ तो 1/3 जो लोग होते हैं ना, उनके पास किसी भी तरीके कोई लैंड नहीं होता। 1/3 लोग। अब ये 1/3 लोग जिनके पास कोई लैंड नहीं, और गांव में इनकम का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है? लैंड। एग्रीकल्चर आप वहां पे करोगे, एक्टिविटी करोगे एग्रीकल्चर, तो उससे क्या है, यहाँ पर क्या है, लैंड ना होने की वजह से क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, लैंडलेस जो लोग हैं वो क्या होते हैं, गरीब। और जो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो फसल है, जो क्रॉप होती है ना, गांव में बहुत सारे लोग सीजनल नहीं करते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट को लिए मिलता है। तो अब होता क्या है कि 3 महीने काम किया, उसके बाद 3 महीने बैठ गए, कोई काम नहीं, फिर 3 महीने काम किया, फिर 3 महीने कोई काम नहीं। इसको कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। कुछ सीजन में काम मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। तो गांव में भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है। क्लियर बात है? पीपल डू नॉट हैव एग्रीकल्चरल लैंड, उनके पास किसी तरीके का लैंड नहीं। मैंने बताया कि भारत में अगर ग्रामीण गांव में चले 1/3 लोग क्या है, उनके पास लैंड नहीं होगा। फिर लैंडलेस फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स कौन से? सीमांत फार्मर, मतलब इनके पास होता है लैंड लेकिन बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा है होता है? रीजन ये कि मान लो इनके परदादा थे, उनके 5 लड़के, फिर दादा हुए, दादा 5 भाई, उनमें प्रॉपर्टी बिक गई, फिर हर दादा के 5 बच्चे, अब फिर प्रॉपर्टी बन गई, फिर उनके बच्चे, प्रॉपर्टी बन गई। तो कहा उनके पास 100 बीघा था और सीमेंट के कहा 10 बीघे माजे। तो क्या होता है, सीमांत, बहुत छोटे छोटे लैंड इनके पास, सीमांत, उनको क्या मार्जिनल था, छोटे छोटे लैंड पूरे रखने वाले। अब उससे क्या होता है, उसमें इतना अच्छा प्रोडक्शन हो भी नहीं रहा है, या उसकी इतनी ज्यादा इनकम भी नहीं हो रही कि वो अपने जीवन को, लाइफ को चला सके अच्छी तरीके से। ठीक है बात? क्लियर पॉइंट? आगे बात समझ में ना? आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिस्ट, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिस्ट जो है पहले क्या है, इसको माना जा रहा था कि जो पॉवर्टी है उसको कैसे पैरामीटर, कैसे इसको डिफाइन किया जाए, कैसे इसको नापा जाएगा। तो उन्होंने बताया कि 2 तरीके होंगे, एक तो कंजम्पशन लेवल और दूसरा इनकम लेवल। कितना, जो अगर हम बात करें तो एक पैरामीटर बनाया गया है कि जो अगर शहर में रहे, अगर वो 2100 कैलोरी, ठीक है, यानी 2100 कैलोरी अगर इंटेक कर रहा है एक दिन में भोजन के रूप में या किसी भी तरीके से, तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा में नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो उसके ऊपर है। और जो इससे कम कर गरीब नहीं है, ठीक है। ये तो शहर में। गांव में कितना? तो गांव में 2400 कैलोरी, जो अगर, क्योंकि गांव में ज्यादा क्यों रखा है, क्योंकि गांव में लोग फिजिकल वर्क, मेहनत वाला काम करते हैं, खेती करते हैं, है ना, पड़वा चला रहे हैं, तो उनको ज्यादा, वो फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं, तो उनको ज्यादा कैलोरी चाहिए। तो गांव में जो 2400 कैलोरी अगर इनटेक नहीं करता है तो वो गरीब। ठीक है, क्लियर बात ये? तो इसके बाद वो साइंटिस्ट लोगों ने, ये तो शुरुआत की बात थी। बाद में जो साइंटिस्ट थे, जो इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कहा कि कुछ और चीजें क्या है जो गरीबी, क्या है, गरीबी को डिसाइड करती है, या गरीब होने की वजह से क्या है, उनको और बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। क्या झेलनी पड़ती है? जैसे एक व्यक्ति अगर गरीब है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, एजुकेशन नहीं दे पाता, यानी लिटरेसी को जोड़ दिया गया, साक्षरता को जोड़ दिया गया। दूसरा, अगर एक व्यक्ति गरीब है तो वो अपने बच्चे को अच्छा फूड नहीं दे पाता, तो फूड नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, पोषण से लगा हो जाएगा उनके बच्चे, है ना। पोषण क्या कहते हैं, ये बहुत खतरे। देखो यहाँ पर देखो, मल न्यूट्रिशन तो बोलते हैं कुपोषण, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर इसी तरीके से एक व्यक्ति जो गरीब है उसके पास क्या होगा, उसके पास अच्छा पैसा नहीं होगा, तो अगर उसको बच्चा बीमार हो रहा है तो वो अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाएगा, उससे क्या होगा, हेल्थ में भी दिक्कत होगी, हॉस्पिटल्स में ले जाना। तो ये सारी चीजें क्या, गरीबी के साथ ये सारी चीज जुड़ी होती है। क्लीन वाटर नहीं मिल पाएगा,
भाई देखो आज जैसे अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े सिटीज हैं, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, और भी जो सिटीज हैं, यहाँ पर आप ग्राउंड वाटर से डायरेक्ट वाटर निकाल कर क्या आप डायरेक्ट नहीं पी सकते। यहाँ का पानी बहुत खराब हो चुका है, बहुत खारा हो चुका है। अब उस पानी को प्योरीफाई पानी या तो खरीदो आप, वाटर जो आता है कैन आता है वो, या आरओ लगवाओ। अभी जिस व्यक्ति के पास इतनी इनकम ही नहीं है कि वो अपने वो बच्चों को अच्छा खाना खिला पाए या खुद 2 वक्त का सही खाना खा पाए, वो क्या कैन खरीदेगा, वो क्या आग लगा पाएगा, तो क्लीन वाटर भी इंटेक नहीं कर पाएगा, ले पाएगा। तो ये सारी चीजें एक साथ जुड़कर है। क्लियर बात है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर देखो पॉवर्टी रिलेट्स टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, ये तो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि और क्या क्या है। ठीक है, फिर देखो अपार्ट फ्रॉम दिस पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर, और भी इंडिकेटर्स होते हैं लाइक लिटरेसी लेवल। जिस देश में अगर हम बात करें, जिस देश में या जिस राज्य की लिटरेसी ज्यादा अच्छी होती है उस देश को ज्यादा डेवलप या उस राज्य को ज्यादा डेवलप करना। लाइक केरल, आप देख लो केरल में अगर हम बात करें, केरला में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कितना 96% के आसपास यहाँ लिटरेसी रेट है, ऑल ओवर इंडिया से भी ज्यादा लिटरेसी, और ये स्टेट बहुत डेवलप्ड स्टेट भी माना जाता है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट हो गई एक तो, दूसरा लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण का शिकार, समझ रहे हैं, मतलब जिनको फूड हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, या कह लो कि जो न्यूट्रिशंस वाले जो फूड है वो नहीं मिल रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, फिर इसको दूर करने के लिए, बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, मध्याह्न का खाना चला, मिड डे मील कॉन्सेप्ट। क्या मिड डे मील? मिड डे मील यही तो है ना कि दोपहर का जो भोजन है वो बच्चों को स्कूलों में दिया जाए, जो प्राइमरी एजुकेशन जो स्कूल होते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो इसी जो लैक है, ये जो न्यूट्रिशंस वाला जो फूड नहीं मिल पा रहा घरों में गरीब होने की वजह से, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको एक वक्त में क्या है, एक वक्त का अच्छा भोजन क्या प्रोवाइड कर रही है। लेकिन भैया उसको मात्रा ही खा के मोटे हो रहे हैं। गवर्नमेंट में पानी तो सही नहीं मिलता, पानी रहता है, टोटी वाला मिलता है, टोटी वाला भी। मुझे तो वहाँ पे भी खराब पानी मिलता स्कूल होती। मैं एक बार मैं गांव गया था, तो मेरा मतलब फैमिली के लोग हैं, तो वहाँ मेरा भतीजा है, तो वो गाँव सरकारी स्कूल छोटा सा है 5 साल का, तो स्कूल जाने के ऐसे कि जाना शुरू कर दे, तो सरकारी स्कूल है पास में, वहाँ भेजने लगे उसको। तो वो पता है वो इसलिए जाता था कि वहाँ खाना मिलता है रोज डिफरेंट खाना। अब वो उसके बैग में कुछ नहीं रहा है, एक कॉपी, एक पेन और थाली और गिलास। तो अच्छा, अपने घर का खा लेना। हाँ, और क्या करे, वहां लेकर जाता था, बजाते हुए दौड़ते हुए जाता, और जब तक मिड डे मील का खाना ही मिलता था तब तक बैठ के पढ़ा। जैसे ही दोपहर का खाना मिला, मिड डे मील का खाना मिला, उसे 9-11, उसके बाद ढूंढने नहीं मिलता मास्टर को कहाँ गए, सीधे घर, फिर नहीं पढ़ना। गाँव के ये समस्या रही, पता है। ये मिड डे मील का कॉन्सेप्ट शुरू किया गवर्नमेंट ने, ये स्टोरी मैंने सुनाई तो ऐसा नहीं थी इररिलेवेंट, रिलेवेंट इसलिए इसको सुनाइए क्योंकि आपसे रिलेट हो। गवर्नमेंट ने मिड डे मील को कॉन्सेप्ट इसलिए भी शुरू किया था कि ताकि जो बच्चों को या उनके फादर को या उनके पेरेंट को स्कूल की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो एटलीस्ट भोजन के बहाने अपने बच्चों को भेजे वहां, और जब वो वहां आएंगे तो 4 से 5 घंटे वो बैठ के पढ़ेंगे। स्कूल में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मिड डे मील कॉन्सेप्ट है। एक ये भी रीजन था कि उनको पोषित बहुत लोग थे, उनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए क्या है ये चीजें कराई गई। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जब हम इसको शुरू करेंगे तो गांव में जो पिछड़े लोग हैं, जो पैसे भी स्कूल आना पसंद नहीं करते, तो चलो खाने के बहाने, खाने के लालच में क्या है वो स्कूल आए बच्चे। ठीक है, और इसका फायदा हुआ भी है कि हमने बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट किया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि हमने स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाया जो चाहिए था। स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने के लिए अच्छी सीटें नहीं है, टीचर्स ईमानदारी से पढ़ा नहीं रहे हैं। ये सारी समस्याएं होने की वजह से लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। अदरवाइज आप सोचो फ्री का मिल रहा है, अगर फ्री का सब कुछ सही है तो लोग क्यों ना जाए स्कूल पढ़ा। आपको मैं बता दूं, अभी जल्दी ही हमारे यूपी गवर्नमेंट ने 24,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गवर्नमेंट।
हाँ, प्राइमरी गवर्नमेंट एग्जाम। आप समझ रहे हो? उनका उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया आपने, उन्होंने बोला कि बच्चे नहीं आए गवर्नमेंट। आप समझ सकते हो? तो ये समस्या है। क्लियर बात है? फिर देखो, लैक ऑफ एसेट्स टू हेल्थ केयर, मतलब वही हॉस्पिटल वाला चीजें, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरीज नहीं है बहुत सारे हमारे यहाँ, क्या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है देश में। फिर देखो, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, यानी जो भी अगर हम बात करें जो क्लीन वाटर होता है, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है। सैनिटाइजेशन, ठीक है, इसका क्या है बच्चों, जो स्वस्थ है ना चीजें हैं वो नहीं मिल पाती। जो साइंटिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें जब लोग गरीब होते हैं तो उसके साथ क्या है, ये सारी समस्याएं एक साथ जुड़ पाते हैं। और अभी इनको भी क्या है, पैरामीटर, एक इंडिकेटर माना जा रहा है। ये भी क्या है, हमें रखना चाहिए, क्योंकि अब पहले दुनिया कुछ और थी, अब कुछ और है। अब चीजें बदल गई, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, हर कुछ बदल गया है, देश बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं। तो अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं रहना, अब हमें लिटरेसी रेट को भी ध्यान में रखना होगा। अब हमें न्यूट्रिशन की बात करनी होगी, हेल्थ केयर की बात करनी होगी, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी बात करनी होगी, हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करनी, हमें सैनिटाइजेशन की भी बात करनी होगी। ये सारी चीजें भी अब हमें साथ में रखना हो। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए क्या है, वर्ल्ड बैंक ने एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोला जाता है, ये जारी किया है। और इसमें 17 गोल होते हैं, हर कंट्री को ये 17 गोल अचीव करने हैं। अचीव करो, अपने लोगों को दो ये सारी चीजें, जो 17 चीजें इसमें रखे गए हैं। जैसे इसमें हेल्थ भी है, इसमें सेफ वाटर भी है, इसमें सैनिटाइजेशन भी, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इसमें लिटरेसी लेवल भी है क्या सर? है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल definitely। पूरी दुनिया के लिए अचीव करना है। ये जो 17 बातें इसमें बोली गई हैं, वो उस देश की सरकार को अपने लोगों को प्रोवाइड कराना है। ये गोल इंटरनेशनल गोल है, इसको अचीव करना गवर्नमेंट की एक तरीके लायबिलिटी बन जाती है। क्लियर बात है? Yes, sir। आगे बात समझिए, आगे बढ़े। चलो, फिर आगे हम बात करें कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारण, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको, जब तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आई थी, उससे पहले हमारा देश बहुत रिच हुआ, सोने की चिड़िया बोला जाएगा। Yes, sir। सोने की चिड़िया, यानी कि यहाँ की सोने की चिड़िया होती है, ऐसा नहीं था। सोने की चिड़िया होने का मतलब कि हम बहुत रिच थे, Yes, sir। हमारे पास हर एक चीज था, हमारा ट्रेड ऑफ वैल्यू हमारे फेवर में हुआ करता था। हम दुनिया को दूसरी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसको बेच रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जब भारत को कब्जे में किया, कब्जे में करने के, उनको कंट्रोल करने के लिए उनका बहुत सारा रीजन हमारे भारत तक जीत लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसी पॉलिसीज और ऐसे कानून बनाने शुरू किए जिसके माध्यम से वो क्या करे, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर सके। और उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी हार्ड पॉलिसीज बनाई। उनका मेन एम यही होता था कि हम ज्यादा से ज्यादा भारत से क्या है, रेवेन्यू जनरेट कर पाए, उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले सके, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, भारत में धीरे धीरे गरीबी आने लगी। हमारे इंडस्ट्री भी धीरे धीरे, अंग्रेजों की गलत पॉलिसीज की वजह से हमारे इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बंद हो गए। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, बेरोजगार हो गए। उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो एक तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उनकी पॉलिसीज थी ब्रिटिश सरकार में, एक सबसे बड़ा रीजन ये पॉवर्टी। क्लियर बात है? इसमें कोई अगर कुछ चीजें पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो, मैं इसको ज्यादा इलैबोरेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो फिर मैं बता सकता हूँ कि कैसे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कैसे गरीबी आई, अब उसके लिए फिर समय लगेगा और फिर हमको बहुत इलैबोरेट करना, ठीक है। क्लियर बात है? लो इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 80। ये बात सुनो, हुआ क्या कि जब हम 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, और आजाद होने के साथ भारत और पाकिस्तान जैसे दो देश होंगे, ठीक है, ठीक है। अब जब हम आजाद हुए तो हम क्या थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके कॉलोनियल बने हुए थे, ठीक है, उपनिवेश बने। तो आजाद जब हुए तो बहुत ज्यादा गरीबी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया,
ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब हम देश आजाद हुआ तो हमारे पास खाने को नहीं था, बहुत सारी समस्या, तो गरीब थे हम उस समय, ठीक है। और ये जो चीज है ये कब तक चलता है, जब हम 1947 में जब हम आजाद हुए, और आजाद होने से लगभग यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो वहां तक हमारी चीजें चलती रही। गरीबी का हम इस तरह ये आलम था कि आप सोचो कि 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। गरीबी का आलम ये था कि हमारे यहाँ अपने लोगों की जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास फूड नहीं था, अनाज नहीं था, ग्रेन नहीं था हमारे, मतलब हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका, रसिया जैसी जगहों से क्या है, हम चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे थे, सॉरी इंपोर्ट कर रहे थे, सामान मंगा रहे थे, ग्रेन को। दूसरी बात ये समझो कि जो आलम ये था कि जो लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने क्या है, उन्होंने देशवासियों से एक आग्रह किया कि कहा कि हमें हफ्ते में एक दिन उपवास रखना होगा, फास्ट। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि खाने को नहीं, आज हम लोग खा रहे हैं, आराम से बैठे, आपको लग रहा है बस सब कुछ मिल गया है। ये जान लो कि जो आजादी है ना, ये थाली पर परोस के नहीं दी गई। इस आजादी के लिए लाखों और सैकड़ों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, है ना। आजादी के कुछ साल बाद तक खाने को कुछ नहीं था। खाने का ये था कि हम जितनी हमारे लोगों की डिमांड उतना हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे, उतना हम उत्पाद नहीं कर रहे, उतनी हमारे यहाँ फसल ही नहीं हो रही थी। तो हम अमेरिका से, पता है अमेरिका से जो अनाज आता था, वो अनाज ऐसा हुआ करता था जो जानवर भी ना खाए, सड़ा हुआ अनाज आता था। उस अनाज को भी हमारे लोगों ने खाया उस एरा में। आप समझ रहे हो, देश जब आजाद हुआ तो लोग क्वेश्चन उठाते हैं, सरकार ये कर सकती थी, सरकार वो कर सकती थी, लेकिन उन सभी सरकार की प्रॉब्लम देखो, हजारों सैकड़ों समस्याओं से देश घिरा हुआ था। गरीबी उसमें सबसे बड़ी समस्या, भुखमरी उसमें सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी उसमें सबसे बड़ी समस्या। इन समस्याओं को पार कर आज हम यहाँ पहुंचे हैं, तो सरकार की कुछ अच्छी पॉलिसीज हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, देशवासियों ने उस समय ध्यान रखा, चीजों को संभालते हुए चला, तब जाकर हम ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए। ठीक है ना, क्लियर बात की। तो यहां पर आप देखो, और फिर आया तो 1960s के एरा में क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आती है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक लेकर आते हैं, जिसमें हमने ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स हैं, इरिगेशन का सिस्टम डेवलप करते हैं, और जो है पेस्टिसाइड लेकर आते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, और इसमें हम क्या हाइब्रिड सीड्स का यूज करना, जो HYB जो सीड्स होते हैं, ठीक उन यूज। उससे क्या होता है कि अब लैंड कम लैंड पर क्या है, उस HYB सीड के माध्यम से क्या करते थे, ज्यादा प्रोडक्शन हम करते। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन जब बढ़ा, तो उस प्रोडक्शन ने क्या कर दिया, अब इतना प्रोडक्शन होने लगा कि हम सरप्लस में चले गए। यानी हमारे लोगों की जो नीड्स थी उसको तो हम फुलफिल कर ही पा रहे, और साथ में हम अब आज की स्थिति में देखो तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुनिया में। तो ये 80s के एरा तक आते आते हमारे पास ये हो गया। ठीक है बात। तो क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद गरीबी थी, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमा था। अब पॉपुलेशन ग्रोथ बच्चों, एक बात समझो, जब देश आजाद हुआ तो लगभग कहा जाता है कि लगभग 25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी देश में। क्या थी जब देश आजाद हुआ था। देखो देश जब आजाद हुआ, पाकिस्तान और भारत जब अलग नहीं हुए, उसमें लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो पाकिस्तान भी कुछ चली गई, और बची हमारे पास लगभग 25 करोड़। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा देता है, लेकिन ये बात ये जरूर बोलते हैं कि जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उस समय 35 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो पाकिस्तान जब अलग होगा तो कुछ लोग वहां भी चले जाएंगे। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग भारत लगभग 25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। और इसके बाद आप देखो पॉपुलेशन ग्रोथ तो तेजी से बढ़ती है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रही। उससे क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो एक पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट। और आज भी अगर हमारे भारत में बेरोजगारी या गरीबी है, उसका रीजन एक ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सों को यूज करने वाले लोग क्या। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि ज्यादा पॉपुलेशन होने का मतलब ये नहीं कि वो देश गरीब ही होगा। भाई जापान में रिसोर्सेज के नाम पर एक भी रिसोर्सेज नहीं है, एनर्जी के रूप में अगर देखा जाए तो कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, अपने जो सिटीजन है, जो ह्यूमन है देश में रह रहे, उनको क्या कर दिया, रिसोर्स बना। और वो कैसे बनेगा भाई, तो उनको अच्छा एजुकेशन दो, हेल्थ बनानी बढ़िया, फूड अच्छा। जब आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, अच्छा एसेट बनेगा देश के लिए।
वो सारी चीजें क्लियर बात है। ठीक है, अब देखो लिमिटेड सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी शुरुआत देखो, इसकी शुरुआत से फायदा ये तो हुआ है कि क्या हुआ है कि इससे हमारे देश में फूड जो है प्रोडक्शन बढ़ा है फूड का, लेकिन इसमें एक चीज ये भी हो कि इसका जो है गलत इंपैक्ट भी बहुत पड़ा है, इसका निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है। निगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा है कि इसने बहुत सारी जो लैंड है उसको अनफर्टिलाइज कर दिया, बैरन लैंड में कन्वर्ट कर दिया। आज मैं आपको बता दूं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली वाला जो रीजन है, अगर इसी तरीके से इरिगेशन सिस्टम या इसी तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे 20 सालों तक और, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 20 साल के बाद पंजाब हरियाणा की जो लैंड है, जो भूमि है, उस पर एक अन्न का दाना नहीं होगा। वो जिस एक्सेस से उस भूमि को, उस लैंड को खराब कर रहे हैं ना, वो 20 साल बाद उसमें कुछ भी नहीं होगा। और उसका नतीजा क्या निकला है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या होता है, हम हाइड्रेट बीज का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। वो फर्टिलाइजर जो एचवाइली सीड्स हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत तेजी से लूज करता है। और हरियाणा पंजाब में क्या हुआ है कि आप देखो कि हरियाणा जो रीजन है, ये पंजाब वाला जो रीजन है, वहां पर राइस कल्टीवेशन का आइडियल कंडीशन नहीं है, लेकिन राइस क्या है, राइस का है, राइस एक कॉमर्शियल क्रॉप हो चुकी है। उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी के जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब राइस जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, जहां पर लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो गई है। लेकिन ये रीजन ऐसा है जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यानी 100 सेंटीमीटर मान लो हो रही है, बचा 150 सेंटीमीटर, आप क्या करोगे, ग्राउंड वाटर यूज करो। आज आप देख लो दिल्ली हरियाणा पंजाब वाले रीजन में, यूपी में आप देख लो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। उसका रीजन इरिगेशन सिस्टम भी है, एग्रीकल्चर का गलत तरीके से यूज करना भी है, समझ रहे हो ना, क्रॉपिंग पैटर्न सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये भी इम्पैक्ट पड़ा डाला है। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही बात। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, तो ये तो सबसे बड़ी समस्या। इसी को लेकर क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि देश में क्या है, समाजवादी सरकार होनी चाहिए, मतलब सोशल जो है हमारा समाज होना चाहिए। मतलब क्या है, जो संसाधन है वो सभी लोगों को, रिसोर्सेज जो है सबको बराबर बांटना चाहिए, देश के नागरिक को सबको बराबर मिले, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक मिक्स इकोनॉमी अपनाई है, इसमें कैपिटलिज्म भी है, इसमें सोशलिज्म भी है, ठीक है। तो सोशलिज्म जो है वो कहता है कि समाजवाद की बात, समाजवाद का मतलब होता है कि जो सरकार होगी वो सरकार सारी संपत्ति सरकार की होगी, सरकार क्या करेगा, सबको बराबर बराबर बांटे, सारे नागरिक, किसी के पास ज्यादा नहीं होगी। इससे क्या होगी, देश में समानता हुई, इक्वालिटी होगी, रिसोर्सेज सबके पास हो, गरीबी कहीं भी गरीबी नहीं होगी, कोई गरीब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सोशलिज्म को तो अपनाया नहीं, हमारा अपने संविधान, सोशलिज्म हमने अपनाया कुछ क्षेत्रों में, लेकिन हमने पूरी सोशलिज्म कंट्री नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। मिक्स इकोनॉमी मतलब हमने कैपिटलिज्म को भी अपनाया, हमने सोशलिज्म, हमने अपने इंडस्ट्री को पूरा प्रमोट करने का मौका दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों ने क्या किया है कि देश के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया। मैं आपको बता दूं कि देश के 1% लोगों ने देश के 99% रिसोर्स को कब्जे में कर, जैसे मुकेश अंबानी, टाटा, गौतम अडानी, ये कौन है, इनके पास अपूर्व संपदा है। आप देखो महीनों तक वेडिंग चलती रही लाल की, चली ना, अंबानी इतना पैसा, और कहा एक गरीब व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं होता, कर्ज लेना पड़ता उसको। एक समस्या यहाँ भी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो रिसोर्सेज का वो अनइक्वली, लैंड का शुरुआत में क्या था, आप समझो जब देश आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले कुछ लोग ऐसे थे जिनको क्या है, पैसा रखना, लैंड को खरीदना, उनको अधिकार ही नहीं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग लैंडलेस लोग रह गए। और किसी के पास इतनी जमीनें थी कि एक व्यक्ति पता चला 1000 बीघे का मालिक है। इसे क्या समझते, कोई बहुत, किसी का बहुत ज्यादा लैंड, किसी के पास जमीन नहीं, तो ये समझते बात क्लियर हो रही है, समझ में। अब देखो सोशियो कल्चरल फैक्टर, कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर भी है। मतलब ये होता है कि कुछ हमारे हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू धर्म में कुछ चीजें हैं कि ये चीज नहीं करनी है, ये पाप होता है, ये करोगे, कास्ट सिस्टम भी कह सकते हो, ठीक है। कास्ट सिस्टम बिल्कुल सही है। इसे कास्ट सिस्टम में क्या कि हायर कास्ट के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे और जो लोअर कास्ट उनको किसी तरीके राइट्स नहीं थे, तो इसकी वजह से क्या है, एक तो गरीबी आई, अनइक्वालिटी बढ़ी ग्रुप्स के बीच में।
और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे रिचुअल्स हुआ करते थे कि समुद्र पार करके कोई नहीं जाएगा, मतलब हिंदू धर्म में अगर कोई समुद्र पार करके जाएगा तो वो अधर्मी माना जाता है, मतलब वो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, उसका सामाजिक सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये समझना सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या है, क्लियर है क्या? कैसे कैसे रूल होते थे। अरे ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आजाद देश में पैदा हुए, ये हम लोग का सौभाग्य है, ठीक है ना। और हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पर बहुत कुछ अधिकार दे दिए गए हैं, और ये भी सौभाग्य मानो कि दुनिया में इतने देश हैं उसमें से तुम एक सबसे अच्छे देश में पैदा हुए, भले ही हजारों समस्याएं हों, लेकिन जितनी लिबर्टी देश में लोगों को है ना उतनी कहीं पर नहीं, दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ। हाँ, वहां पर आपको पैसा खूब मिलेगा, फिजिकल जो चीजें आपको खूब मिल जाएंगी, लेकिन जितना चीजें लिबर्टी जितनी यहाँ है उतना किसी देश में आपको नहीं। क्लियर बात? तो पॉवर्टी लाइन क्या होता है बच्चों? तो जैसे लाइन का मतलब क्या होता है, पहले तो एक लेमन की लैंग्वेज में समझो। जैसे ये मैंने क्या कर दिया, एक लाइन बना दी, ठीक। फिर मैंने कहा कि इससे जो नीचे है गरीब, इससे जो ऊपर है वो गरीबी से ऊपर, अमीर नहीं बोल सकते लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर एक लाइन सेट करनी पड़ेगी ना भाई। अमीर ज्यादा इंग्लिश में तो ज्यादा गरीब नहीं है, बस पॉवर्टी लाइन जो फिक्स कर दी जाएगी। जैसे हमने कह दिया कि 2100 कैलोरी जो कंजप्ट कर रहा है कहां पर, शहर में, ठीक है। तो एक लाइन है ना, ये इससे कम है तो गरीब है। जो इतना है इससे ज्यादा है तो गरीब नहीं है, ये कहते हैं। मतलब मिनिमम जो चीजें हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं, अमीर नहीं, अमीर का मतलब देखो ये नहीं है कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए तो आप गरीब आप अमीर हो गए। देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, अब देखो आप देखो कि हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति अगर यहाँ पर देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर डाटा लिखा हुआ देखो, यहाँ पर इन रूरल एरिया 816 रुपीज पर मंथ। अगर एक व्यक्ति क्या कर रहा है 816 रुपए अगर वो कमा रहा है महीने में, तो वो गरीब नहीं है। क्या आज 816 रुपए में आप अंबानी बन जाओगे? समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आप 900 रुपए कमा लो, मैं ये कह रहा हूँ 5000 कमा लो, अभी तुम कर पाओगे कोई इंडस्ट्री पूरी? तो फिर तुम क्या कह रहे हो कि हम अंबानी बन गए? नहीं ना। हाँ, ये कहोगे कि पॉवर्टी लाइन जो हमारे देश में डिसाइड की गई उससे हम ऊपर है, लेकिन ये भी उतनी समस्या वो झेलते जितने गरीब झेल रहा। तो उनको भी गरीबी बोलेंगे। वो गरीब नहीं है, बस खाली सरकार ने उनको गरीब डिक्लेयर नहीं कर रखा है, बाकी वो अपने दिल से, मन से, पैसों से सब गरीब है। जितना मतलब वो गरीब बोला जाता है उससे तो बहुत ज्यादा ही गरीब होंगे देश में। बिल्कुल नीचे बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली यही मैं समझा रहा हूं। हमने क्राइटेरिया इतना लो रख दिया है कि आप कुछ ना 816 रुपए में आप महीने में क्या खरीदोगे, मुझे आप बताओ। तो बर्गर खरीद लो ना, वो तो पिज्जा 400 रुपए का है, 4 दिन में खत्म, 1 महीने का तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। तो हमने बहुत लो रेट रख दिया है, बहुत लो लाइन रख दी, बना दी। तो अगर सही एक्चुअल देखा जाए तो लगभग जो 22% जो हम लोग कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा होगा। 30% अराउंड लोग गरीब होंगे हमारे देश। समझ लो ना? तो यहाँ पर देखो, a person is considered poor of his or her income or consumption level falls below a given minimum level. क्या है मिनिमम लेवल? तो आगे मैं बताऊंगा। Necessary to fulfill basic needs. This minimum level is referred to as poverty line. जो मिनिमम चीजें हैं, यानी कैसे हमने बताया जो इनकम लेवल कितना है 816 रुपए, उससे नीचे जो है वो क्या है गरीब। और अगर हम बात करें तो गांव में, शहर में कितना है तो 1000 रुपीज है, तो उससे कम है तो वो गरीब हो जाएगा। कंजप्शन लेवल की अगर हम बात करें तो कितना है, तो गांव अगर शहर में है तो 2100 कैलोरी इंटेक कर रहा है या उससे ज्यादा है तो वो गरीब नहीं है, या उससे कम कर रहा है तो क्या गरीब। गांव में है 2400। अच्छा, गांव में फिजिकल लोग वर्क करते हैं, खेती में फड़वा चलाना कुछ करना होता है,
उनके लिए क्या चाहिए, ज्यादा कैलोरी चाहिए। तो ये क्या है, देखिए लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये कौन सी लाइन, यही क्या लाइन, ये लाइन पॉवर्टी लाइन। इससे ऊपर आप पॉवर्टी लाइन से, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये इसको एक लाइन और बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, एक तरीके से। अगर इसके नीचे तो क्या है, देखो यहाँ पे इस ये जो लाइन है, ठीक है ध्यान सुनना, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, एक तो 2100 कैलोरी, और अगर बात करें तो 1600 कैलोरी, 8 से 1600 कैलोरी पर मंथ, ये एक लाइन है। ठीक, ये इतना जो ले अगर एवॉल्व कर पा रहा है, खरीद पा रहा है, चीजें हैं उनके पास, तो वो गरीब नहीं है। ठीक, इससे ऊपर चला गया तो गरीबी रेखा से बाहर चला गया। ठीक, अब ध्यान सुनो, अगर इस लाइन से नीचे है तो उसको क्या बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी शॉर्ट फॉर्म में बीपीएल। आपने कार्ड सुना होगा, बीपीएल कार्ड, एक एपीएल कार्ड होता है, एक बीपीएल कार्ड होता है। वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो लाइन जो डिसाइड की ना 2100 कैलोरी या 8 से 16 रुपए, उससे भी नीचे है। ठीक, और एबव पॉवर्टी लाइन क्या है, एपीएल, इसको क्या बोलते हैं, एपीएल बोलते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन, यानी जो ये लाइन है ना, ये इससे ऊपर है। ठीक है, ये भी गरीब ही हैं, ये भी गरीब हैं, सरकार को गरीब नहीं मानती, बस ये समझ लो। ठीक है, गरीब ये भी, ये सरकार को गरीब नहीं माना, ये अपने को गरीब मानते, दिल से मानते, मन से मानते, धन से नहीं गरीब मानते, लेकिन सरकार भी नहीं, तुम गरीब नहीं हो। समझ में आ रही बात? सरकार को पैसे मिल रहा है। अब वो क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, क्या तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज के हिसाब से क्या है, देखो इन रूरल एरियाज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, एक दिन में अगर एक व्यक्ति 2400 कैलोरी अगर इंटेक कर रहा है तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा, उससे ऊपर या उससे नीचे अगर कर रहा है तो क्या है, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, फिर तो इन अर्बन एरिया में क्या है, 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे, क्लियर बात है। इसी तरीके को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल पे क्या है, इन रूरल एरिया 860 रुपीस पर मंथ अगर कमा रहा है, ठीक है, और शहरों में अगर 1000 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, उससे नीचे है तो गरीब है। 816 में तो कुछ तो टैक्स में निकल जाता होगा। अब वो सब बॉडी का होता है, नहीं, देखो इसमें इनको इनकम टैक्स नहीं देना होता है, इनकम मिलेगा उसमें इनको लेकिन जो अबव में, मतलब जो अबव में है, देखो अभी देखो इनकम टैक्स एक स्लेब है, मैं आपको बताता हूँ समझ, जो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक कमा रहे हैं, ठीक है, 3 लाख से 5 लाख तक कमा रहे हैं, उन पर 5% टैक्स। ठीक, जो 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक कमा रहे हैं उनके ऊपर 10% टैक्स। ये किस पर है, इनकम पर है, ध्यान से रखना, ये इनकम पर टैक्स है। और जो आप डेली की चीजें खरीद रहे हो, जो जीएसटी दे रहे हो, वो अलग है, वो नहीं जोड़ा जा रहा है इसमें। इसीलिए कहा जाता है कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसका 40 से 50% जो पैसा है वो सिर्फ टैक्स देने चला जाता है। ऐसा है क्यों? बहुत लोग तो कम भी दिखाते हैं ना सरकार कमा। वो अब जैसे गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं कैसे कम दिखा, जिसकी फिक्स सैलरी अकाउंट में जा रही है तो उसको तो भाई पता ही है ना गवर्नमेंट को। और आपने एसबीआई में खाता खुला रखा है, आपने पंजाब बैंक में खाता खुला रखा है, वहां से पता चलता है आप कितना बैंक में पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, पता चलता है ना। चलिए बाकी यस सर। आगे बढ़ जाएं। अब ये वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, मतलब संवेदनशील जो श्रेणी है कौन होते हैं, तो इसमें देखो हमारे भारतीय समाज में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, तो वो लोग रहे हैं जो जिनको क्या है कुछ राइट्स नहीं दिए गए थे बहुत पहले से। जैसे जो कह लो कि जो वर्णा सिस्टम था, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला सिस्टम, जिसमें शूद्र लोग हुआ करते वो ज्यादा पिछड़ गए, वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा संवेदनशील। रीजन भी कि उनको शुरुआत से ही बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए थे, ना वो प्रॉपर्टी रख सकते थे, ना वो लैंड खरीद सकते थे, ना वो पैसा इकट्ठा कर सकते थे, ना वो मंदिर नहीं था, ना पढ़ सकते थे, ना मंदिर जा सकते थे, किसी तरीके नहीं किसी भी तरीके कोई राइट्स नहीं थी। अब ये लोग क्या है, जब देश आजाद हो तो देश जब आजाद होगा तो इनके सामने भी सारे चैलेंजेस होंगे। तो ये जो ग्रुप्स है ना, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कौन है, एसटी है,
शेड्यूल कास्ट, ये कौन है? एसटी है। एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड कैजुअल लेबर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन इंडिया। इसमें एक और अभी भी जोड़ने जाने लगे हैं जिनको हम कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये भी वल्नरेबल ग्रुप्स में आ गए हैं, ठीक है ना। कैजुअल लेबर, वो तो अमीर भी होते हैं। कैजुअल लेबर जो काम कर रहा है, नॉर्मली दिहाड़ी करने वाले, दैनिक दिहाड़ी करने वाले, ठीक है ना। ओबीसी में ज्यादातर गरीब तो नहीं होते। कौन? इसमें- ओबीसी में ज्यादातर नहीं है, लेकिन इसमें पता है, इसमें लगभग 80% से 55% लोग गरीब मिलेंगे, ओबीसी तो बहुत लोग कम करते हैं। एसटी और एसटी में, ठीक है। Yes. क्लियर बात, आगे बढ़े। बताओ, मेरा छोटा जाता है। अभी आधा बचा है, अभी कहाँ छोटा है? सर आज के लिए हाँ, ठीक है ना। थैंक तो यू। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लास समझ में आई? यस Yes, मजा sir. आया? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू कैसा विदाउट तो नहीं है? नो सर, ठीक है। सर आज हम ऐसे नहीं करते। इनके बाद जिंदाबाद बोलिए अगर कुछ हो। चलो थैंक यू है।